वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ मसल मेड 101। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब एटीपी का ये वाला बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है और ये कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में, जो कि है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब अगर हम चाहते हैं कि हमको कॉन्टिन्यूड एनर्जी मिलती रहे तो इस एडीपी को वापस से एटीपी में कन्वर्ट होना पड़ेगा। ठीक है, हमको एटीपी सारे रिप्लेनिश करने पड़ेंगे अगर हमको एनर्जी चाहिए तो ये जो एटीपी रिप्लेनिश हो रहे हैं इसके लिए मैंने आपको बताया था 3 पाथवे काम करते हैं, जिसमें से पहला पाथवे था एटीपी पीसीआर सिस्टम, जिसको हम फॉस्फोजन सिस्टम भी बोलते हैं। तो इस वीडियो में हम एटीपी पीसीआर सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से वो एटीपी को रिप्लेनिश करता है। तो यहाँ पे मैंने 2 मॉलिक्यूल्स बना रखे हैं, एक है क्रिएटिन का और एक है फॉस्फोक्रिएटिन का। फॉस्फोक्रिएटिन में यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। तो वापस हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपने देखा कि एडीपी हमारे पास था और इस एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करना जरूरी था। तो वो कैसे होगा, ये जो हमारा फॉस्फोक्रिएटिन का मॉलिक्यूल है ये अपना एक फॉस्फेट ग्रुप जो है, इस फॉस्फेट ग्रुप को इस एडीपी को दे देगा। ठीक है, तो अगर ये फॉस्फेट ग्रुप को इस एडीपी को देगा तो ये आगे कन्वर्ट हो जाएगा हमारा एटीपी में, और जो एनर्जी है हम आगे जो मतलब एनर्जी जो चाहिए मसल सेल्स को वो मिलती रहेगी। ठीक है, और इस रिएक्शन में जिसमें ये जो फॉस्फोक्रिएटिन है ये एडीपी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके एटीपी बना रहा है, इसमें एक एंजाइम चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं क्रिएटिन काइनेज। ठीक है, अब इसको हम इस रिएक्शन को अच्छे से हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, इसको भूल जाओ भी। तो ये फॉस्फोक्रिएटिन है, फॉस्फोक्रिएटिन एडीपी मॉलिक्यूल के साथ मिलके एटीपी बनाता है। ठीक है, और इधर हमको जो एंजाइम चाहिए होता है वो चाहिए होता है क्रिएटिन काइनेज। तो एडीपी में ये जो फॉस्फोक्रिएटिन का फॉस्फेट ग्रुप है ये एडीपी में अटैच होता है और एटीपी बना देता है। अब इधर से तो फॉस्फेट हट गया तो अब बच क्या गया, क्रिएटिन। तो यहाँ बन जाता है हमारे पास क्रिएटिन और एडीपी से हमारे पास बन जाता है एटीपी। अब ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है, और उसमें भी हमको क्रिएटिन काइनेज ही चाहिए होता है। तो अब जब हम रेस्टिंग स्टेट में हम रेस्ट कर रहे हैं और अब हमारे पास एटीपी बहुत सारे वापस से आ चुके हैं। ठीक है, अब हमारे पास एटीपी बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, एटीपी जो है अपना एक फॉस्फेट वापस से इस क्रिएटिन को देंगे। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में, और ये जो एक फॉस्फेट यहाँ से निकला है वो चला जाएगा इस क्रिएटिन के पास और ये वापस कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोक्रिएटिन में। ठीक है, तो जब हमको एनर्जी चाहिए थी तब इस फॉस्फोक्रिएटिन ने अपना फॉस्फेट बॉन्ड एडीपी को दिया और एडीपी से हमको एटीपी मिला, एटीपी से हमको एनर्जी मिली। जब हम रेस्टिंग स्टेट पे थे, जब हमारी बॉडी में एटीपी जो है वो बहुत ज़्यादा थे तो ये जो फॉस्फोक्रिएटिन है ये वापस से रिप्लेनिश हो गया। ठीक है, जैसे एटीपी रिप्लेनिश हो रहा था वैसे ये रिप्लेनिश हो गया। जो बहुत सारा एटीपी था हमारे पास उसने अपना फॉस्फेट दिया क्रिएटिन को और ये वापस से फॉस्फोक्रिएटिन यहाँ पे बन गया। यहाँ पे जो मैंने ये वाली रिएक्शन बनाई थी मैंने उसको इरेज कर दिया क्योंकि ये दोनों सेम रिएक्शंस थी। ठीक है, तो आप सिर्फ इस पे फोकस करो। फॉस्फोक्रिएटिन कन्वर्ट होता है क्रिएटिन में, क्रिएटिन कन्वर्ट होता है फॉस्फोक्रिएटिन में, नीड के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे मैंने एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट बना रखा है मसल का। ठीक है, अब यहाँ पे जैसी कॉन्ट्रैक्शन होगी जो भी एटीपी यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल है वो यूटिलाइज होंगे और हमारे पास एडीपी और पीआई बन जाएगा। ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, जब ये एडीपी इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा सकता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको पता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रही है, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, तो यहाँ ये एडीपी जो है ये वापस से एटीपी में कन्वर्ट हो रहे हैं, यहाँ पे एटीपी रिप्लेनिश हो रहे हैं और ये फिर वापस से चले जाएंगे हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट के पास और कॉन्ट्रैक्शन होती रहेगी। तो हमको ये क्यों चाहिए, फॉस्फोक्रिएटिन क्यों चाहिए बीच में, जब डायरेक्टली एडीपी से एटीपी कन्वर्ट हो रहे हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये साइटोसोल है। ठीक है, ये हमारा एक फेसिकल है, ये फेसिकल से बहुत सारे, और ये हमारा मसल फाइबर है। ठीक है, इसको हम मायोफिब्रिल बोल सकते हैं, जो एक मसल फाइबर उसको मायोफिब्रिल हम बोल सकते हैं, और ये फेसिकल है। अब यहाँ ये जो बाहर पड़ा हुआ है ये है हमारा साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, जिसको हम मसल के अंदर बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, और इसी सार्कोप्लाज्म के अंदर हमारे हैं ये छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने यहाँ पे बना रखा है और माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर हमारा सार्कोप्लाज्म है। अब सार्कोप्लाज्म में जब एनर्जी यूटिलाइज हो चुकी है तो हमारे पास सार्कोप्लाज्म में बहुत ज़्यादा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आ गया है। ठीक है, और हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है
टीपी, क्योंकि यहाँ पे हो रही है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यहाँ पे हो रही है एरोबिक रेस्पिरेशन, तो यहाँ एटीपी जनरेट हो रहे हैं। तो इस ग्रेडियंट की वजह से जो एडीपी है वो जाएगा अंदर और जो एटीपी है वो आएगा बाहर। अब ये एटीपी चला जाएगा वापस से इधर मसल कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट के पास और वापस से कॉन्ट्रैक्शन कराता रहेगा। लेकिन ये जो प्रोसेस है कि एडीपी अंदर जाएगा और ये एटीपी फिर यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके उन जगहों पे जाएगा, ये बहुत स्लो है, क्योंकि एटीपी एक बड़ा मॉलिक्यूल है। एटीपी का मॉलिक्यूल मैंने बनाया था पिछली वीडियो में, बड़ा मॉलिक्यूल था, 3 फॉस्फेट ग्रुप उस पर जुड़े हुए थे। तो इसका जो ट्रांसपोर्ट है यहाँ से मसल कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट के पास, ये जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ से इन मसल कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट के पास, वो बहुत स्लो होगा। इसीलिए हमको चाहिए फॉस्फोक्रिएटिन, क्योंकि ये जो फॉस्फोक्रिएटिन का मॉलिक्यूल है ये देखो कितना छोटा है, इसमें सिर्फ एक फॉस्फेट ग्रुप है, तो इसकी जो मोबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, ये एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेज़ी से ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो ये जो फॉस्फोक्रिएटिन है ये हमारे यहाँ पे है, ठीक है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है। तो ये जो फॉस्फोक्रिएटिन का मॉलिक्यूल है ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, ये भी ट्रांसपोर्ट होके जाएगा सीधा और तेज जाएगा हमारे मसल कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट के पास, और जहाँ जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है, जहाँ जहाँ पे भी हमारे पास एडीपी और पी है, यहाँ पे इस एडीपी को कन्वर्ट कर देगा एटीपी में, ठीक है, ये जो हमारा फॉस्फोक्रिएटिन है। तो इसीलिए फॉस्फोक्रिएटिन हमको चाहिए और इसीलिए इसको हम बोलते हैं शटल सिस्टम, एटीपी पीसीआर शटल सिस्टम भी हम इसको बोलते हैं। शटल का काम क्या क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ठीक है, तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो इसीलिए जो हमारा पीसीआर है वो एक शटल की तरह काम करता है, यहाँ से यहाँ क्विकली ट्रांसपोर्ट करता है और उसके बाद यहाँ पे जो भी एडीपी और पी है, जो एटीपी मॉलिक्यूल हमारा यूटिलाइज हो चुका है, उसको वापस से रिप्लेनिश करते हैं एटीपी में और आगे फर्दर एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। अब इसको क्विकली मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ तो आपको ये हमेशा याद रहेगा। तो अभी मान लो आप यहाँ पे टीवी देख रहे हो, ठीक है, और ये टीवी कनेक्टेड है इन्वर्टर से और टीवी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई मिल रही है। अब यहाँ पे लाइट चली गई एकदम से, ठीक है, लाइट चली गई तो आपने फ़ोन किया इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में और उन्होंने वहाँ से वापस से जो इलेक्ट्रिसिटी है वापस से चालू कर दी। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स था ये बहुत ही दूर था, ठीक है, तो इसको यहाँ से यहाँ आने में टाइम लगेगा, ठीक है, ये एक ट्रांसफार्मर से वायर्स के थ्रू दूसरे ट्रांसफार्मर में फिर हमारे घर में आएगी, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा वापस से टीवी चलने में। लेकिन ये टीवी कनेक्टेड थी इन्वर्टर से, इन्वर्टर के पास बैटरी थी, ठीक है, और बैटरी चार्ज थी। तो अब जैसे ही लाइट गई इन्वर्टर इसको अपना एनर्जी देने लग गया और इन्वर्टर से ये टीवी चलता रहा, बंद नहीं हुआ, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि ये जो टीवी है, टीवी में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो एटीपी है, ठीक है। जैसी ही लाइट गई मतलब एटीपी खत्म हो गए, एटीपी खत्म हो गए तो हमको एक क्विक एनर्जी चाहिए, जब तक हमको वापस से पीछे से एटीपी नहीं मिलते, मतलब वापस से इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती, तब तक के लिए हमको एटीपी चाहिए। वो एटीपी कहाँ से मिलेंगे, इस बैटरी से। तो ये बैटरी क्या हुई हमारी पीसीआर सिस्टम, ठीक है, मतलब फॉस्फोक्रिएटिन सिस्टम, जो क्विक बर्स्ट ऑफ एनर्जी दे रही है थोड़े से टाइम के लिए, क्योंकि ये भी खत्म हो जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है। हमारा पीसीआर सिस्टम भी खत्म हो जाता है 10 से 15 सेकंड के अंदर, ठीक है, और इसको वापस रिप्लेनिश होने में 1 से 2 मिनट लगते हैं। तो इसीलिए ये अपनी बैटरी से एनर्जी देता रहा, टीवी चलती रही, ठीक है। अब इतनी देर में इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से वापस आ गई और जैसे ही ये इलेक्ट्रिसिटी वापस आई हमारे पास बहुत सारे एटीपीज आए। तो अभी बहुत सारे एटीपीज आने की वजह से मैंने आपको क्या बताया, जब एटीपी बहुत ज़्यादा होंगे हमारे पास ड्यू टू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या ऑक्सीडेटिव एरोबिक रेस्पिरेशन, तो ये जो हमारा क्रिएटिन है वापस से फॉस्फोक्रिएटिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा एटीपी हमारे पास बहुत ज़्यादा है, ये फॉस्फेट बॉन्ड टूट के एक क्रिएटिन को अपना फॉस्फेट मॉलिक्यूल दे देगा और फॉस्फोक्रिएटिन हमारे पास वापस से बन जाएगा, इन्वर्टर पूरा चार्ज हो जाएगा और जो अब इलेक्ट्रिसिटी आने लग गई है तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी इस टीवी को एनर्जी देने लग जाएगी और डायरेक्ट ये जो एटीपी यहाँ पे बने थे मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट वो यहाँ मसल कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट के पास जाएंगे और एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन में जो एनर्जी सिस्टम यूज़ होता है वो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जब हमको लॉन्ग ड्यूरेशन का काम करना होता है लेकिन इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होती, लेकिन इनिशियली जब इंटेंसिटी ज़्यादा चाहिए होती है तो 10 से 15 सेकंड में एटीपी पीसीआर सिस्टम यूज़ होता है। और ये जो एटीपी पीसीआर सिस्टम है मैंने आपको बताया 10 से 15 सेकंड के लिए यूज़ होता है। तो जो भी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज होती है जैसे 100 मीटर स्प्रिंट 10 सेकंड की होती है स्प्रिंट, तो उसमें ये वाला सिस्टम यूज़ होता है। जब आप जंप्स करते हैं तो आप जब 2 से 3 जंप्स करोगे हाई जंप, तो 2 से 3 जंप आप सेम हाई इंटेंसिटी पे कूद पाओगे, मतलब सेम लेवल पे कूद पाओगे, सेम हाइट पे कूद पाओगे। उसके बाद आपकी जो हाइट है, परफॉर्मेंस है, वो गिरती जाएगी, क्योंकि एटीपी पीसीआर सिस्टम 10 सेकंड तक आपको फुल बर्स्ट ऑफ एनर्जी दे रहा था, आप मैक्सिमम पावर जनरेट कर पा रहे थे।
उसके बाद जो है आपकी पावर की जो परफॉर्मेंस है वो कम होती जाएगी। इसीलिए आपको जब आप किसी एथलीट को उसका एटीपी पीसीआर सिस्टम पे फोकस कर रहे हो, उसको ट्रेन करा रहे हो, तो आपको एडिकेट रेस्ट इंटरवल्स भी देने हैं बीच में, ठीक है। मैंने आपको बताया 1 to 2 मिनट्स में ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पीसीआर सिस्टम रिप्लेनिश हो जाता है। तो आपको 1 से 2 मिनट का रेस्ट इंटरवल देना है अगर आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करा रहे हो, एटीपी पीसीआर सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो तो, ठीक है। तो आप 2 से 3 जंप कराओ, 1 से 2 मिनट का रेस्ट दो, फिर 2 से 3 जंप कराओ, जैसे आप बास्केटबॉल में प्लायोमेट्रिक्स ट्रेनिंग करा रहे हो तो।